हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक, जिसमें हम 3 वीडियो पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये हमारा 4th वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी। तो एंट्रोपी से रिलेटेड बहुत सारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा, 3-4 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंट्रोपी की अवधारणा तथा कार्नो चक्र के आधार पर एंट्रोपी समीकरण की व्युत्पत्ति। कॉन्सेप्ट एंट्रोपी एंड डेरिवेशन ऑफ एंट्रोपी इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल। तो किस तरीके से हम पढ़ेंगे उसको देखते हैं एंट्रोपी को यहाँ पे। जैसे कि 3rd वीडियो में हम पढ़े थे इफिशियंसी, उसी से आगे बढ़ाना है इस वीडियो को। तो क्या बोला गया है, क्लासियस ने सन 1850 में कार्नो चक्र की दक्षता के आधार पर एक नया ऊष्मागतिकी फलन थर्मोडायनेमिक फंक्शन प्रस्तुत किया। इस फलन को एंट्रोपी कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। यदि कार्नो चक्र उच्च ताप T2 तथा निम्न ताप T1 के मध्य कार्य कर रहा है तो T2 ताप पर सोर्स से अवशोषित ऊष्मा Q2 है तथा T1 ताप पर सिंक को दी गई ऊष्मा Q1 है। तो देखो, T2 ताप पर जो सोर्स है हमारा वो अवशोषित कर रहा है ऊष्मा, और अवशोषित करता है ऊष्मा तो उसको प्लस से शो करते हैं। और T1 ताप पर, T1 टेम्परेचर पर सिंक को दी गई ऊष्मा बोल रहा है, तो दी गई ऊष्मा को हम क्या से शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, किस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा उसको देखेंगे। हम पहले इसके पढ़े थे इफिशियंसी, तो देख लेते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है उसको पहले। तो इफिशियंसी है हमारा W इज इक्वल्स टू, सॉरी W नहीं है, क्या है, इफिशियंसी होता है हमारा W बाई Q2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 बाई Q2। ये था इक्वेशन, हम पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन से आगे डील करते हैं। यदि अवशोषित ऊष्मा को धनात्मक चिन्ह तथा दी गई ऊष्मा को ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करें तो यह समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, अवशोषित हो रहा है ऊष्मा, यहाँ पे क्या किया गया है, सिंपल सा Q2 माइनस Q1 कर दिया है। तो Q2 यहाँ पे क्या है, प्लस में है, और Q1 कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस होगा, पहले से ही माइनस था बीच में, तो क्या हो जाएगा नया समीकरण अब हमारा, कि इसको ले लेते हैं हम T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू Q2, पहले माइनस था, अब Q1 क्या बोला गया है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि दी गई ऊष्मा है, बाई Q2 हो जाएगा। ये हुआ। अब क्या करेंगे हम, ये वाला क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे T2 भी है, तो T2 माइनस T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, अब प्लस हो जाएगा Q1 बाई Q2 प्लस Q1 अपान Q2 हो जाएगा। ये हुआ। अब इसका कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T1 बाई T2, क्योंकि इसको भागित करेंगे तो ये कटेगा तो हमारा ये 1 आ जाएगा, और T1 बाई T2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस Q1 बाई Q2 हो जाएगा। ये हुआ। अब देखो, इसको आगे डील करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इससे आगे है तो माइनस 1 कटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ये होगा। अब क्या करेंगे कि हमें Q1 को एक साइड रखना है और 2 को एक साइड रखना है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, Q1 बाई T1, और ये माइनस में है, इज इक्वल्स टू Q2 बाई T2। क्या किए हैं, ये Q2 को इधर ले गए हैं और T1 को इधर ले आए हैं, सिंपल सा यही इक्वेशन किए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इसके आगे, अब ये लिख सकते हैं क्या, इसको एक साइड ले लेते हैं, एक ही साइड दोनों को, तो क्या हो जाएगा Q1, ये वाला पार्ट को हम इधर भेज देते हैं, तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, Q1 बाई T1, सॉरी ये T1 है, प्लस Q2 बाई T2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये नया इक्वेशन आ गया हमारा। तो इस इक्वेशन से यह स्पष्ट होता है कि कार्नो चक्र एक पूर्ण उत्क्रमणीय मतलब कि रिवर्सिबल साइकिल में सभी Q बाई T पदों का योग होता है
देखिए आगे हम और बढ़ाते जाएंगे ना, Q3 T3 करके, तो ये सब का योग होगा हमारा। उसी को ये क्या बोला गया है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में सभी Q/T पदों का योग होता है। तो जितना भी पद रहेंगे, मान लो इन्फिनिटी भी पद रहते हैं तो इन्फिनिटी का प्लस होगा, वही आपका ये उत्क्रमणीय साइकिल में रहेगा। ये हो गया हमारा एक नया इक्वेशन आ गया ये वाला। तो अब क्या बोला गया है, इससे और भी समझाया जा सकता है। जैसे कि एक साइकिल ले लेते हैं, यहाँ पे एक साइकिल लिया गया है, देखिए क्या बोला गया है। चलो इसको पहले थ्योरी ले लेते हैं, फिर साइकिल को समझेंगे हम। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम को अनेक कार्नो चक्र से बना मान सकते हैं। हम तो इसके पहले यूनिट देखे थे, तो कार्नो चक्र बस इस तरीके से क्या देखे थे, इस तरीके से था हमारा 4 प्रोसेस में, तो उसको हम बोल रहे थे कार्नो चक्र। तो अनेक कार्नो चक्र से बना हुआ मान सकते हैं बोल रहा है। तो ये चित्र में जो डायग्राम में दिया गया है, बंद वक्र ABA अगर प्रदर्शित, ये नहीं है, प्रदर्शित चक्रीय प्रक्रम को लें जिसमें अवस्था A से B तथा B से A में परिवर्तन उत्क्रमणीय विधि से कराया गया है। तो अब देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसको। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्या बोला गया है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है हमारा। तो एक में क्या लेंगे, A से B लेंगे, ये वाले में पहले क्या लेते हैं A से B, फिर क्या लेंगे B से A, ये हो गया। तो अब हम A से B, B से A तो कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो छोटा छोटा एक आपका सभी में इतना सारा साइकिल दिया हुआ है। तो ये क्या है, आपका उत्क्रमणीय साइकिल है, बट ये सभी क्या है, कार्नो साइकिल है। लेकिन हम अगर इसको देखें तो एक दूसरे को ये निरस्त कर देता है, एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो क्या बचता है लास्ट में हमारा, जो A से B लिए हैं ये देखिए, और B से A लिए हैं वही बचता है, बाकी सब निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। तो 2 पद है, फर्स्ट पद और सेकेंड पद, A से B में जा रहे हैं, फिर B से A में जा रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो इधर क्या लिया गया है, आयतन लिया गया है, और इधर क्या लिया गया है, दाब लिया जाता है, मतलब कि प्रेशर लिया गया है ऊपर वाला में। तो और क्या बोला गया है कि ये सभी उत्क्रमणीय प्रक्रम हो सकते हैं। अब है A से B और B से A, जैसे कि इसमें A से B तथा B से A तक होने वाले परिवर्तन को अनेक कार्नो चक्र से बना हुआ माना जा सकता है। अर्थात ये प्रक्रियाएं अपने अनेक क्रमागत समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम से बनी हुई है। समतापी मतलब कि आइसोथर्मल, और रुद्धोष्म मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस से बनी हुई है बोला गया है। जैसे कि कार्नोट साइकिल में बना हुआ था, 4 प्रोसेस था। क्या क्या था हमारा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इससे बना हुआ माना जा सकता है। और क्या बोला गया है कि उत्क्रमणीय चक्र A से प्रारंभ होकर एक के बाद दूसरे व तीसरे चक्र कार्नो चक्र से होते हुए B तक पर पहुंचते हैं। B से पुनः प्रारंभ होकर एक के बाद एक दूसरे तीसरे चौथे करके कार्नो चक्र से होते हुए A पर पहुंचते हैं। वही है कि A से B में जाना है, B से फिर से A में आना है। लेकिन इस समय प्रत्येक चक्र की दिशा A से B में परिवर्तन के विपरीत होगी। जैसे कि A से B में कर रहे हैं, B से मेरे, तो परिवर्तन की दिशा तो अलग होगा ना। अतः A से घिरे क्षेत्र के अंदर के सभी मार्ग एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, कैंसल कर देंगे, तथा सिर्फ बाहरी वक्र ABA बचा रहता है। उसको हम थ्योरी में देख लिए हैं, जो डायग्राम में देखे थे वही बोला गया है। अब क्या गया है कि अतः उत्क्रमणीय, ये उत्क्रमणीय है, इसको सुधार लीजिएगा। उत्क्रमणीय चक्र ABA को अनेक कार्नो चक्र से बना हुआ माना जा सकता है। प्रत्येक कार्नो चक्र के लिए अब देखते हैं कि क्या होगा। ये कार्नो है और ये रिवर्सिबल है, मतलब कि उत्क्रमणीय है। अब क्या बोला गया है कि इसके लिए किस तरीके से कार्नो चक्र लिए हैं उसको देखते हैं, लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, Q1 हम लिए थे, ये T1 है, Q1/T1 इज इक्वस टू Q2/T2 इज इक्वस टू 0 लिए थे, यही था। अब दोनों का पद क्या था हमारा, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए था। अब क्या बोला जा रहा है कि उत्क्रमणीय ABA चक्र के सभी अत्यंत सूक्ष्म कार्नो चक्र के लिए होगा। मतलब कि अत्यंत सूक्ष्म कार्नो चक्र के लिए अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए फार्मूला दिया गया है। फार्मूला है हमारा समेशन Q रिवर्सिबल बाई T इज इक्वस टू 0 होगा। ये हो गया कि ABA चक्र के अत्यंत सूक्ष्म ले रहे हैं, तब समेशन
क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू 0। रिवर्सिबल मतलब कि उत्क्रमणीय भी लिख सकते हो अगर हिंदी में लिखना है तो। अब इसके आगे क्या है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बी ए उत्क्रमणीय चक्र के सभी अत्यंत सूक्ष्म कार्नो चक्रों के लिए क्यू बाई टी पदों का योग शून्य होता है। यह उत्क्रमणीय चक्र ए बी ए 2 पदों में पूर्ण होता है। प्रथम पद में ए से बी, फिर द्वितीय पद में बी से ए, बार बार उसी को रिपीट किया गया है और नया नया इक्वेशन फाइंड किया गया है। यह हो गया। अब इसके लिए हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? यहाँ पे ये बोला गया है ना कि पहले पद में ए से बी जाना है और दूसरे पद में बी से ए, तो क्या लिख सकते हैं इसको? समेशन डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू पहले पद से ए से बी में करना है, लिमिट लगा देते हैं, फिर डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी प्लस दूसरे पद में क्या लेना है? बी से ए लेना है, तो बी से ए हो गया ये, और क्या लिखना है? वही लिखना है रिवर्सिबल बाई टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अगर करेंगे तो 0 के होगा, बोल रहा है पदों का योग 0 होता है, शून्य होता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये जो हमारा पद है, क्या बोला गया है यहाँ पे? चलो इसके आगे क्या है हमारा? ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसके आगे बोला गया है कि जो भी हमारा देखो ए से बी ये वाला एक पद है और दूसरा वाला ये पद है, पदों का योग तंत्र में ए से बी तथा प्रथम पद वाला होगा। इसी प्रकार हम ए से बी में जा रहे हैं, उन सभी का योग भी हमारा क्या होगा? द्वितीय पद द्वारा किया जा सकता है। मतलब एक दूसरे को हम इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, क्या है? ए से बी है, इसका क्या बोला है कि इसको हम, ये फर्स्ट पद है, फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? माइनस, इसको हम राइट साइड में ले लेते हैं। कौन सा वाला पार्ट? इसको राइट साइड में ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस बी से ए है ये, और ये डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और ये क्या है? सेकेंड स्टेप है। ये हो गया। अब है हमारा कि अगर इसको क्या बोला गया है? बी से ए है, तो अगर मैं इसको लिमिट को चेंज करूं, बी से ए है उसको ए से बी करवाऊं, तो क्या हो जाएगा हमारा नया स्टेप? ये वाला लेफ्ट साइड तो वही रहेगा, ए से बी ही, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी ही रहेगा, और ये फर्स्ट स्टेप ही है। और ये क्या हो जाएगा आपका? ए से बी में कर दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि माइनस है उसको प्लस कर देंगे, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या बोला जाता है कि इसके लिए उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि जो हमारा ए से बी था, क्यू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी एक निश्चित राशि, मतलब कि निश्चित राशि है जिसका मान प्रक्रिया के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, प्रक्रिया के मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। तो क्या बोल सकते हैं? यह निकाय की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। हम बोल रहे हैं ना कि ए है, तो ए से हम जा रहे हैं बी और बी से आ रहे हैं ए, तो वही तो हो गया ना हमारा कि ए और बी पर निर्भर कर रहा है, और उसके बीच में जो क्या क्या अलग अलग प्रोसेस हो रहा है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यह राशि अवस्था फलन, मतलब कि स्टेट फंक्शन है, तथा इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। चक्रीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस, इसको सुधारना है, यह है डेल एस शून्य होगा, मतलब डेल एस का मान क्या हो जाएगा? चक्रीय प्रक्रम के लिए 0 हो जाएगा। अब देखो कि मैं जब अवस्था फलन और पद फलन पढ़ा रही थी तो बोली थी कि जो अवस्था पद फलन होता है वो W और Q होता है, उसके बाकी का जो रहता है हमारा स्टेट फंक्शन रहता है। तो एस तो हमारा Q नहीं है, ना ही W नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये अवस्था फलन, मतलब कि स्टेट फंक्शन हो जाएगा। यदि किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था ए में एंट्रोपी एस ए, ये एस ए है, एस ए, तथा अंतिम अवस्था में एंट्रोपी एस बी हो, तो एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस को निम्न समीकरण द्वारा हम दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे उसको देखते हैं। ये बोला गया है, चलिए करते हैं। तो डेल एस इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एस बी माइनस एस ए बोला गया है, इजिकल टू क्या है? ए से बी में जा रहे हैं हम,
डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 को बोला जा रहा है कि यदि परिवर्तन, लिखते हैं यहाँ पे, यदि परिवर्तन मतलब कि चेंज, परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म हो तो क्या करेंगे हम? अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? ds इज इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाएगा। ये नया, जब हमारा अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होगा तब उस स्थिति में एंट्रोपी का मान होगा। यदि, और एक बोला गया है, क्या बोला गया है? यदि परिवर्तन निश्चित, निश्चित मतलब कि फाइनाइट हो तो ds को डेल एस तथा dq को q लिखा जा सकता है। तो ये वाला इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये कौन सा था? 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? फिर उसके अनुसार से ds को डेल एस करना है और dq को q रिवर्सिबल लिखना है बाय टी हो जाएगा। तो ये फिर से एक नया इक्वेशन आ गया हमारा एंट्रोपी के लिए, जब ये क्या हो? परिवर्तन निश्चित हो तब। अगर परिवर्तन आपका अत्यंत सूक्ष्म है तो इक्वेशन नंबर 3 को लिखना, अगर परिवर्तन आपका निश्चित है तो इक्वेशन नंबर 4 को लिखिएगा। ये हो गया हमारा एंट्रोपी के लिए इक्वेशन। तो क्या बोल सकते हैं कि एंट्रोपी को परिभाषित करना कठिन होता है वास्तव में, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो डेल ई तथा डेल एच की तरह भी डेल एस भी तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। हम इसको पढ़ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? डेल ई तथा डेल एच की तरह ही डेल एस को हम अवस्था परिवर्तन मतलब कि स्टेट फंक्शन है बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार से जो भी हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में तंत्र द्वारा अवशोषित की गई कुल ऊष्मा और परम ताप टेम्परेचर जिस पर ऊष्मा अवशोषित हुई है का अनुपात क्या बोल सकते हैं? एंट्रोपी परिवर्तन है बोल सकते हैं। ये हुआ। तो एंट्रोपी की इकाई पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे लिखिएगा एंट्रोपी की इकाई, एंट्रोपी की इकाई मतलब यूनिट। तो देखते हैं एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस, एक हमारा एक और है विस्तीर्ण गुण जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको भी लिख लीजिएगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और क्या था? एक और क्या बोलते थे? स्टेट फंक्शन बोले थे ना, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन भी है हमारा और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। तो उसके अनुसार से यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इसमें लिख लेना डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, अगर सिंपल लिखना है तो। ये हो गया। तो और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन बाई क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। तो क्या से शो करते हैं हम इसको? कैलोरी, या क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बाई में क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट फिर क्या होगा? यूनिट कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। या क्या लिख सकते हो आप? जूल पर केल्विन पर मोल। ज़्यादा ये वाला यूज होता है। तो एंट्रोपी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये एंट्रोपी इस वीडियो में हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना, या क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।